Assalamualaikum. Welcome to my channel. This is me Ikra Said and by profession I am a clinical psychologist. 6 चैप्टर हमारा स्टार्ट है। 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ मोटिवेशन, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिवेशनल साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक थेरीज ऑफ मोटिवेशन से स्टार्ट है। नंबर 1 इज़ इंस्टिंक्ट थेरी, नंबर 2 ड्राइव, नंबर 3 इंसेंटिव, नंबर 4 इज़ ह्यूमनिस्टिक थेरी जिसको मैस्लोज ह्यूमनिस्टिक थेरी भी कहा जाता है एंड द लास्ट वन इज़ कॉग्निटिव थेरी। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इनको डिस्कस कर लेते हैं। So number 1 is instinct theory. According to this theory, motivation is the result of inborn pattern of behavior. ठीक है, मोटिवेशन कैसे अकर होता है? इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी हमारे जो इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं उनके नतीजे में मोटिवेशन अकर होती है। इनबॉर्न पैटर्न से मुराद जो इनहेरिटेड होते हैं, यानी जो हमें पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, पीपल एंड एनिमल आर बॉर्न विद प्री प्रोग्राम्ड सेट्स ऑफ बिहेवियर असेंशियल टू देयर सर्वाइवर। इंसान और जानवर प्री प्रोग्राम सेट्स ऑफ बिहेवियर के साथ पैदा होते हैं जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि कुछ बिहेवियर हम इन्वायरमेंट से लर्न करते हैं और कुछ इनहेरिटेड होते हैं, इनबॉर्न होते हैं। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे मोटिवेशन जो है वो इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर के नतीजे में पैदा होता है। नेक्स्ट इज़ विलियम मैकडोगल, जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट था और इसने हॉर्मिक साइकोलॉजी पे बात किया जिसमें इसने गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को डिस्कस किया है। ठीक है, सजेस्टेड दैट देयर आर 11 बेसिक इंस्टिंक्ट। पहले इसने कहा कि पहले 11 बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, यानी इनबॉर्न इंस्टिंक्ट होते हैं जो हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं। देन ही एक्सटेंडेड हिज लिस्ट ऑफ इंस्टिंक्ट्स। फिर ठीक है, इसने अपनी लिस्ट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया। इसने जिन इंस्टिंक्ट की बात किया उसमें आते हैं हमारे पास हंगर, क्यूरियोसिटी, repulsion, flight, rejection, escape, pugnacity, sex, maternal parental instincts, gregariousness, self assertion, submission, construction, acquisition, crying out, laughter, comfort, rest और sleep। ठीक है, comfort, rest और sleep एक ही होगा एंड देन माइग्रेशन। ये सारे इंस्टिंक्ट जो हैं वो विलियम मैकडोगल ने दिए और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं। Next is William James also developed his theory of instincts to explain behavior. Some instincts are shyness, playfulness, sympathy, jealousy and cleanliness। ठीक है, जिस तरह विलियम मैकडोगल ने 11 दिए थे, इसने 3, 4 एंड 5 दिए हैं। नेक्स्ट इंस्टिंक्ट थेरी के बारे में जिससे बात की है वो है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड की थेरी भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, जब थेरीज पे जाएंगे उस वक्त पढ़ेंगे हम। सिगमंड फ्रॉइड ही बिलीव दैट बिहेवियर इज कॉज्ड बाय इंटरनल इंस्टिंक्ट्स, इम्पल्स और ड्राइव। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, अब ये कहता है कि हमारे इंटरनल इंस्टिंक्ट्स के नतीजे में बिहेवियर कॉज होता है, बिहेवियर बनता है। ठीक है, अब इसने 2 टाइप के इंस्टिंक्ट्स पे बात की है। नंबर 1 इज़ लाइफ इंस्टिंक्ट्स जिसको इरोस कहा जाता है एंड सेकंड वन इज़ डेथ इंस्टिंक्ट जिसको थोनाटोस कहा जाता है। अब ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है आपसे और शॉर्ट आंसर्स भी इस पे आ सकता है। ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट हेल्प्स ह्यूमन एंड द स्पीशीज़ टू सर्वाइव, यानी कि लाइफ है तो लाइफ से आपने याद रखना है कि ये इंडिविजुअल की हेल्प करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। डेथ वाले जो है इंक्लूड्स एग्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डेथ इंस्टिंक्ट की वजह से इंसान एग्रेसिव हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स पढ़ते हैं। देयर आर 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स। नंबर 1 इज़ सोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हंगर फील करना इज सोर्स। ठीक है, नंबर 2 इज़ इम्पिटस। इम्पिटस क्या होता है? मोटिवेटेड टू ईट। इम्पिटस फोर्स होती है, एनर्जी होती है जो हमें मोटिवेट करती है कि अब हमें भूख लगी है तो हमें कुछ खाना चाहिए। एम क्या है? कैन रिड्यूस हंगर विद फूड। ठीक है, यानी फूड खाएं हम ताकि हमारी भूख कम हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हम खाना खा लेंगे। ईट यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हम खाना खा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सोर्स क्या था कि हमें भूख लगी है, उसके बाद इम्पिटस क्या आया? हम मोटिवेट हुए कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। एम क्या हुआ? कि हमारी भूख ख़त्म हो जाए। ठीक है, जब हमें भूख लगी होगी तो हमारा एम ये होगा कि हम जल्द अज़ जल्द कोई ना कोई चीज़ खा लें और ऑब्जेक्ट क्या है? हम कुछ फूड वगैरह खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके करैक्टरिस्टिक्स थे।
नेक्स्ट इज़ ड्राइव थ्योरी। ड्राइव का मतलब वो फोर्स होती है जो कि आपको एक्शन करने के लिए मोटिवेट करती है। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वुडवर्थ इन 1968 टू डिस्क्राइब द इंटरनल फोर्सेस दैट पुश अस टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है, प्रपोज किसने की थी? वुडवर्थ ने इन 1968 में, ताकि वो इंटरनल फोर्सेस को डिस्क्राइब किया जा सके जो कि हमें कोई काम करने की तरफ मोटिवेट करती हैं, पुश करती हैं। ड्राइव इज़ अ स्टेट ऑफ टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम नीड दैट अराउजेस एंड डायरेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर। ड्राइव वो स्टेट ऑफ टेंशन होती है जो कि किसी नीड के नतीजे में उभरती है, एंड डायरेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर, और एक ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट करती है, मोटिवेट करती है कि वो कोई ना कोई एक्शन ले। द कंसेप्ट ऑफ ड्राइव इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद होम्योस्टेसिस। कंसेप्ट ऑफ ड्राइव जो है इसको अक्सर होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट से एसोसिएट किया जाता है। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस टर्म फर्स्ट यूज बाय वॉल्टर कैनन। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इट इलस्ट्रेट हाउ बॉडीली प्रोसेसेस आर मेंटेन्ड इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, ये बताता है कि किस तरह बॉडीली प्रोसेस जो होते हैं, बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको किस तरह से एक बैलेंस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। हंगर एंड थर्स्ट आर टू बायोलॉजिकल मोटिव्स दैट ऑपरेट विद इन होम्योस्टेटिक साइकिल। ठीक है, बायोलॉजिकल में उसने कहा है कि हंगर एंड थर्स्ट जो है टू बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं जो कि होम्योस्टेटिक साइकिल पे वर्क करते हैं, यानी हंगर एंड थर्स्ट जो है वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प आउट करते हैं। होम्योस्टेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू मेंटेन बैलेंस और स्टेडी स्टेट। ठीक है, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो वो भी यही है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बैलेंस स्टेट में रहता है। नेक्स्ट इज़ हुल्स कंसेप्ट ऑफ ड्राइव थ्योरी, यानी हुल का ड्राइव थ्योरी के बारे में क्या कंसेप्ट था? ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय द कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस एंड प्रपोज दैट एन ऑर्गेनिज्म इज मोटिवेटेड टू मेंटेन इट। ठीक है, कि और इन्फ्लुएंस था कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस से, और इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मोटिवेटेड होता है कि वो अपनी बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखे, बैलेंस रखे, स्टेडी स्टेट में रखे, स्टेबल रखे। 7 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ व्हाइल यू हैव अ बायोलॉजिकल नीड कॉल्ड थर्स्ट। ठीक है, अगर काफ़ी देर से अगर आपने पानी ना पिया हो तो आपकी जो बायोलॉजिकल नीड अराउज होगी उसको हम कहेंगे थर्स्ट। ठीक है, एंड इट लीड्स टू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ज़ाहिरी बात है जब हमें प्यास लगेगी तो ये हमें ड्राइव करेगी कि हम पानी पिएँ। ठीक है, लीड करेगी हम टूवर्ड्स ड्रिंकिंग वाटर। आफ्टर यू रीच योर गोल ऑफ ड्रिंकिंग योर थर्स्ट ड्राइव इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, जब आप पानी पी लोगे तो आपकी जो थर्स्ट ड्राइव है वो कम हो जाएगी, एंड यू रेस्ट अंटिल योर बॉडी नीड्स मोर वाटर। और आप तब तक रेस्टिंग पोजीशन में होगे, होम्योस्टेसिस पोजीशन में होगे, जब तक आपको फिर से प्यास नहीं लग जाती। ठीक है, तो ये हल का कंसेप्ट था ड्राइव थ्योरी के अकॉर्डिंग। रेफर्ड एज पुश थ्योरी। ठीक है, इसको पुश थ्योरी का नाम भी दिया जाता है, कंफ्यूज्ड नहीं होना अब। सिंस द इंडिविजुअल इज पुश्ड बाय इनर फोर्सेस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द ड्राइव एंड रिस्टोरिंग होम्योस्टेसिस। क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, प्यास हमें इंटरनली लगती है। ठीक है, जब हमें प्यास लगती है तो हम मोटिवेट होंगे कि हम पानी पी लें, और फिर जब हम पानी पी लेंगे तो हमारी ये ड्राइव जो है वो कम हो जाएगी, और फिर हम वापस से होम्योस्टेसिस की स्टेट में आ जाएंगे, यानी हमारी बॉडी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो ड्राइव थ्योरी हमें क्या कह रही थी कि हमारी कोई इंटरनल नीड अराउज हुई थी और उसने हमें मोटिवेट किया था जिसको हमने फुलफ़िल किया था। अब इंसेंटिव थ्योरी है। इंसेंटिव थ्योरी इट एक्सप्लेन्स मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, ड्राइव थ्योरी में अगर हम देखें तो हमारी इंटरनल फोर्सेस जो है, इंटरनल नीड्स हमने पूरी करनी थी। अब इंसेंटिव थ्योरी आ गया, अब इसका कनेक्ट किससे होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलाई का। ठीक है, ड्राइव इंटरनल थी, अब इसका किससे होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी हैं चीज़ें, समझ के पढ़ें। ठीक है, पुल द इंडिविजुअल टू सम गोल। ठीक है, अब ये कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगी जो हमें किसी ना किसी गोल की तरफ पुश करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग मील वी मे often order a piece of cake not because we need it in any physiological sense but it is there on the dessert card and looks tasty। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं, जब खाना खा लेते हैं तो अब हमारी फिजियोलॉजी मीठा खाना या उस के बाद मीठा खाना, सॉरी, खाने के बाद मीठा लेना हमारी फिजियोलॉजिकल सेंस में हमारी नीड नहीं है, बल्कि वो उसने जो हमें दिया था मेन्यू कार्ड उस पे
पीस ऑफ केक भी था, आइसक्रीम भी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब खाना खा लिया तो कुछ मीठा भी हो जाए, तो फिर हम मीठा भी ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हुआ कि वो जो उसने मेन्यू कार्ड दिया था उस पे आइसक्रीम मेंशन, उस पे केक मेंशन था और हमने उसको भी मंगवा कर खा लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। Incentives are objects, events in the environment that motivate the individual in the absence of any apparent biological need. ठीक है, इंसेंटिव्स वो ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं और कोई हमारी बायोलॉजिकल नीड नहीं होती, और इस तरह से हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है कोई ना कोई जो हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि हमें किसी दोस्त ने ट्रीट देनी होती है, तो जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो हम लाइट सा खाना ऑर्डर करते हैं जो कि इतना महंगा नहीं होता। तो जिसने ट्रीट देनी होती है वो देखता है कि मेरा तो इतने का बजट था लेकिन मेरे दोस्तों ने कम पैसों में खाना मंगवा लिया है, तो वो एज अ इंसेंटिव आपको आइसक्रीम भी जो है वो ऑर्डर कर देता है और खाने के साथ आपको आइसक्रीम भी मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रीट आपकी आइसक्रीम सॉरी खाना था, और जब उसने देखा कि आपने कम पैसों में खाना खा लिया तो उसने आपको इंसेंटिव भी दे दिया, यानी आपको केक भी ऑर्डर करके दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक छोटी-सी इसकी एग्ज़ाम्पल हो सकती है। अब ये केक और आइसक्रीम थोड़ा मिक्स हो रहा है तो आप लोग थोड़ा इतना तो मार्जिन मिल ही जाता है। Incentives can either be positive or negative. We are motivated to obtain positive incentives whereas we are motivated to avoid negative incentives. ठीक है, हम मोटिवेटेड होते हैं कि पॉजिटिव इंसेंटिव्स को ऑब्टेन करें, हासिल करें, जबकि नेगेटिव इंसेंटिव्स को अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। नंबर 4 इज़ मैस्लोस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने ये दी है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। He stated that the theory of motivation must take into account the whole person and should be based on the hierarchy of needs, which, if successfully satisfied, leads to the full realization of one's potential. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, जब थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की हम बात करते हैं तो हमें होल पर्सन को देखना चाहिए, ठीक है, और एंड शुड बी बेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ नीड्स, और किस पे बेस्ड होना चाहिए, हायरार्की ऑफ नीड्स पे, यानी नीड्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है हमारा मोटिवेशनल लेवल जो है वो बेस्ड करता है या चलता है, ठीक है, विच इज़ सक्सेसफुली सेटिस्फाइड, ठीक है, यानी हायरार्की ऑफ नीड्स को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सेटिस्फाई करते चले जाएं तो इट लीड्स टू द फुल रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, तो फिर ये एक इंसान का फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाता है और बताता है कि इंसान में किस हद तक पोटेंशियल होता है, किस हद तक मोटिवेशन लेवल होता है। All individuals have 5 main needs that must be satisfied in the following sequence. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हर इंसान में 5 मेन नीड्स होती हैं जिनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और वो कह रहा है कि एक सीक्वेंस में इनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड पे है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब मैंने इस तरह से इसका बनाया, स्टेप बाय स्टेप लिखा, आप इसको जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उतने ही अच्छे से आपने इसको लिखना है ताकि एग्जामिनर को फ़ौरन से पता चल जाए कि इसको सारी नीड्स का स्टेप बाय स्टेप पता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारे पास क्या क्या होंगी, फूड, हंगर, और उसके अलावा शेल्टर, क्लॉथ्स वगैरह, ठीक है। जब तक एक इंसान की भूख, प्यास और कपड़े उसको नहीं मिलेंगे, सर छुपाने की जगह नहीं मिल जाती, तब तक वो सेफ्टी नीड्स पे मूव ऑन नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपनी के मुलाजिम होते हैं या छोटे लेवल पे जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनका मेन मकसद जॉब करने का क्या होता है कि वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है। तो अब वो मुलाजिम अपने बॉस से कपड़े मांगेगा, ठीक है, उससे जूते मांगेगा, या फिर उसको ऑफ़िस में कोई और ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो उसकी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड पूरी करती होगी, वो अपने बॉस से वो चीज़ें मांगेगा, ठीक है। जबकि हायर लेवल का जो बंदा है जो किसी अच्छी डेज़िग्नेशन पे काम कर रहा है, वो कभी भी अपने बॉस से कपड़े जूते वगैरह नहीं मांगेगा, बल्कि वो क्या कहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें, उसको बोनस मिले, उसकी पे राइज़ की जाए, पे इंक्रीज़ की जाए, ताकि वो किसी
और बड़ी चीज़ को ख़रीद सके, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइज हो सके। तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो जब तक इंसान की फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती तब तक वो सेफ्टी नीड्स पे नहीं जाता, ठीक है। जब फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, घर, कपड़ा, मकान सब कुछ उसको मिल जाएगा, तो फिर वो सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएगा कि ख़ुद को सेफ़ कैसे करना है, सिक्योर कैसे करना है, ठीक है। जब ये भी हो जाएगा फिर उसके बाद वो लव की तरफ जाएगा, रिलेशनशिप बढ़ाएगा, सोशल सर्कल अपना इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो सेल्फ एस्टीम के लेवल पे जाएगा, और फिर जब ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएँगी तो फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइज़्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। और फिर वो इस तरह से किसी छोटे लेवल पे जॉब नहीं करेगा, बल्कि वो हाई लेवल अचीव करने की कोशिश करता रहेगा। तो इस तरह से करके इब्राहिम मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स बताई है कि ये जब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होंगी तब इंसान जो है वो एक पूरा सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाएगा, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर्स में भी और लॉन्ग पे भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पीपल मस्ट सेटिस्फाई देयर बायोलॉजिकल नीड्स और ईट बिफोर दे कैन अचीव सेफ्टी नीड्स, ठीक है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल जब तक अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर लेता तब तक वो सेफ्टी नीड्स पे नहीं जा सकता, ठीक है। दे मस्ट सेटिस्फाई देयर नीड फॉर सेफ्टी बिफोर दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड फॉर लव, ठीक है। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैस्लो वी आर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग व्हेन वी स्ट्राइव टू बी एज प्रोडक्टिव और क्रिएटिव एज पॉसिबल, ठीक है। वो कहता है तब तक हम सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो जाते जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव ना हो जाएं, ठीक है। तो जितना हम प्रोडक्टिव होंगे, जितना हम क्रिएटिव होंगे, जितना हम हाई लेवल अचीव करने की कोशिश करेंगे, उतने ही हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बनते जाएंगे, ठीक है। टेकिंग द फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ आवर पोटेंशियल एज ह्यूमन बींग, मैस्लोस थेरी हैज़ फाउंड फेवर बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो मैस्लो की थेरी को बहुत ज़्यादा फेवर दिया गया है, क्योंकि अब आपको भी पता चल चुका होगा कि जब तक इंसान की सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं हो जाती, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो लव और सेल्फ एस्टीम तक नहीं जाता, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो मुलाजिम होगा वो फिजियोलॉजिकल नीड्स अपने बॉस से मांगेगा, जबकि हायर लेवल पे जो जॉब कर रहा है वो कहेगा उसको बोनस दिया जाए, उसकी पे इंक्रीज़ की जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सके। Number fifth is cognitive theory, emphasis on the role of our thoughts, expectations and understanding of the world, ठीक है। अब ये हमारी सोच, हमारी एक्सपेक्टेशंस यानी दूसरों से जो हमारी उम्मीदें होती हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉलेज होता है, जितनी नो हाउ होती है, उस पे ज़्यादा फोकस करती है, एम्फसिस करती है। फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू रॉटर्स थेरी, टू काइंड्स ऑफ कॉग्निशंस अंडरलाई आवर बिहेवियर। The first is our expectation that a behavior will cause us to reach a particular goal, ठीक है। वो कह रहा है कि रोटर के अकॉर्डिंग हमारी बिहेवियर के अंडरलाई दो टाइप ऑफ कॉग्निशंस होती हैं। फर्स्ट क्या होती है कि हमारी वो एक्सपेक्टेशन दैट आ बिहेवियर विल कॉज अस टू रीच अ पर्टिकुलर गोल, ठीक है, जो कि हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करेगा कि हम एक पर्टिकुलर गोल पे पहुँचें। द सेकेंड इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट गोल, ठीक है। और सेकेंड हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा हम जो गोल अचीव करने जा रहे हैं उसकी हमारे लिए वैल्यू क्या है, ठीक है। तो नंबर वन इज़ एक्सपेक्टेशन एंड नंबर टू इज़ गोल या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट गोल या फिर वैल्यू ऑफ दैट गोल। For example, the degree to which we are motivated to study for a test will be based jointly on our expectations of how well our understanding will pay off in terms of good grades. If both expectations and value are high, we will be motivated to study diligently, but if either one is low, our motivation to study will be relatively lower. फॉर एग्ज़ाम्पल हम आर्मी में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने हर हाल में आर्मी वाली जॉब का जो टेस्ट आया है वो हमने क्लियर करना ही करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, मोटिवेशन लेवल हाई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे ताकि हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए और हमें ये जॉब मिल जाए, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आर्मी की जॉब्स आती हैं और हम क्या कहते हैं, यार तुक्का लगाते हैं, पास हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कहा कि हम तुक्का लगाते हैं, ठीक है। तो ये तुक्का लगाना हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही। तो एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा क्या कम है,
ठीक है। जब एक्सपेक्टेशन लेवल कम होगा तो हम स्टडी भी कम करेंगे, ठीक है। कि क्योंकि हमारी सोच ही ये है, अंडरस्टैंडिंग ही ये है कि टेस्ट पास हो गया ठीक है, ना हुआ तो ना सही, ठीक है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमने हर हाल में आर्मी की जॉब करनी ही करनी है, ये टारगेट मैंने अचीव करना ही करना है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई है, मोटिवेशन लेवल हाई है, तो एज़ अ रिज़ल्ट हम स्टडी भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था थ्योरीज़ ऑफ मोटिवेशन। अब स्टार्ट में या फिर एंड पे इस तरह से समरी भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर स्टार्ट में लिख दो तब भी अच्छा है, उसके बाद सारों को एक्सप्लेन कर दो, और अगर एंड पे इस तरह करते हो तब भी अच्छा है।